वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस के एक और टेस्ट में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमी के टेस्ट को देखेंगे जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट सवालों को कवर करेंगे इस टेस्ट के थ्रू। 100 सवालों का एक टेस्ट होगा जो यूपी पीसीएस के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं के आधार पे, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इन टेस्टों को आप खरीद भी सकते हैं। 55 टेस्ट सीरीज आपको इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगी। अनलिमिटेड अटैम्प्ट को अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपका यूपी पीसीएस का मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है 499, उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको 25 मिलेंगे और पूरा डे वाइज टारगेट वाइज नोट्स भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो पूरी तैयारी 499 में प्रीलिम्स की आराम से आप कर सकते हो। ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। परचेज करने से पहले एक बार कूपन लगा लेना, ज्ञान सर डिस्काउंट, बिना किसी स्पेस के लिखना ज्ञान सर डिस्काउंट, अप्लाई करोगे मिल जाएगा। तो पहला सवाल देख लो, यूपी बजट पे है। कह रहा कौन सा कथन इसमें से सही नहीं होगा ये बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के जो निर्माण है उसके लिए, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में जो बन रहा है उसके लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था कह रहा करी गई है। और मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का बजट करा गया है, यानी सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के लिए। और अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 80 करोड़ की व्यवस्था है। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था है। तो इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो पहला गलत है, क्योंकि सैनिक स्कूल के लिए लखनऊ में 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया, ना कि 125 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया गलत। दूसरा, केंद्रीय बजट तो 2025-26 है, उसके अनुसार भारत सरकार के राजस्व का शीर्ष स्रोत क्या है। टॉप सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन बजट, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निगम कर, आय कर, उधारी और अन्य देनदारी, जीएसटी। सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो कहाँ से मिल रहा है इनको, तो सबसे ज़्यादा टैक्स मिल रहा है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़, है ना। टॉप सोर्स जो है रेवेन्यू का वो क्या है केंद्रीय बजट में, राजस्व का शीर्ष सोर्स, उधारी और देनदारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के जेंडर बजट विवरण में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए कितने लाख करोड़ रुपए रखे गए जेंडर बेस्ड बजट में। तो कितना बजट रखा गया है, कहाँ की बात कर रहा है, 2025-26 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में महिलाओं के लिए और आपके गर्ल्स के लिए। तो कितने रुपए रखे गए, 4,49,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है जेंडर बेस्ड बजट में, 4,49,000 करोड़, ठीक है। चलो, इसमें आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा भाई। 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी किया गया है। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। और 22 अनिवार्य फसलों में से 14 फसलें खरीफ की, 6 फसलें राबी की तथा 2 अन्य फसलें वाणिज्यिक होती हैं। यानी 22 जो क्रॉप्स हैं उसमें 14 क्रॉप्स खरीफ की हैं, 6 क्रॉप राबी की हैं एंड 2 अदर क्रॉप्स कॉमर्शियल है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक। मतलब गलत ऑप्शन डी, क्यों, क्योंकि ये तीनों सही है भाई, कोई भी यहाँ गलत नहीं है। याद भी रखना है एमएसपी जो है वो 22 क्रॉप पे मैंडेटेड है और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी एमएसपी नहीं मिलता है, एफआरपी मिलता है, ठीक है। और 22 अनिवार्य फसलों में से 14 फसलें खरीफ की होती हैं, 6 राबी की होती हैं और 2 कॉमर्शियल होती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 25 पे देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे पे भी सवाल है, इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे भी देखिए कवर हो जाएगा। रॉन्ग ऑप्शन बताने, देखो टेस्ट में ज़रूरी नहीं आपको सब आता हो तब आप अटेम्प्ट करो, आप इन टेस्टों को देखो, लगाओ, लर्न करो। फुल एक्सप्लेनेशन भी मिलता है ना इसमें, आपको एक्सप्लेनेशन भी नीचे टेस्ट में दिया होगा। तो आप इन टेस्टों को एससीएस से खरीद लीजिए, नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा टेस्ट के थ्रू। सारे जितने टॉपिक है ना वो हम टेस्ट के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गलत की पहचान अगर करनी है तो कह रहा है 2024 में भारत को दुनिया में सबसे अधिक विदेशी धन प्रेषण यानी रेमिटेंस की बात कर रहा है, 139 बिलियन डॉलर मिला है। आरबीआई वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है 53.9 से बढ़ के 64.2 हो गया है। रेपो दर 6.5% पर स्थिर रखा गया है, जबकि सीआरआर 4% कर दिया गया है। और वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात जो है 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 682.2 बिलियन डॉलर रहा है, ठीक है। तो गलत बताओ कौन सा है, तो यहाँ पे आपका ए गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 139 नहीं, यहाँ पे 129 बिलियन डॉलर मिला, जो कि हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन जो रेमिटेंस है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 129 बिलियन डॉलर याद रखना, पहला स्थान भारत का है। उसके बाद आप देख सकते हो दुनिया में, अगर इंडिया के बाद देखोगे तो मैक्सिको है सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला, फिर चीन है,
चलो इसके बाद है ये मिनिस्ट्री हैं और उसमें जो बजट में आवंटन हुआ, जैसे एजुकेशन के, रेलवे के, जल शक्ति और डिफेंस, किसको कितना पैसा अलॉट हुआ है। आप अगर भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको याद करा देगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए अगर आप देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,28,650 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। फिर मिनिस्ट्री रेलवे वाली अगर देखें तो इनको 2,55,445 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री को वहीं 99,503 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा 6,81,210 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इसको एक बार फिर से कर लीजिएगा, याद जरूर करिएगा, 2 से 3 बार इसको देखेंगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। केंद्रीय बजट में कह रहा है संशोधित नवीन कर के बारे में कौन सा युग्म सही है ना। यूनियन बजट 2025 रिवाइज न्यू टैक्स 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 12%, 16 से 20 लाख 15%, अब वो 24 लाख 25%। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। तो केंद्रीय बजट आप 2025-26 में देखेंगे, जो नवीकरण संरचना है 8 से 12 लाख रुपए तक 10%, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सही कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसमें से सही बताना होगा कौन सा होगा। कह रहा है बजट के हिसाब किताब की जो जात है भारतीय संसद की सार्वजनिक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, बजट वगैरह को ऑडिट। और भारत में स्थानांतरण खेती के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत नागालैंड में सबसे ज़्यादा है, यानी जो हाईएस्ट परसेंटेज है लैंड अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो नागालैंड में है। और हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है वो राष्ट्रीय आय की वृद्धि से संबंधित है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। तो यहाँ पे सही की बात करेंगे आप तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेंड मनी टू द बैंक अकाउंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट फॉर सैनिटरी पैड्स। तो ये है आपका कौन, इनमें से MP, UP, हिमाचल, उत्तराखंड में मध्य प्रदेश। ठीक है, MP हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय संगठन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड नेम अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि नाम से, अंतर्राष्ट्रीय कह रहा हूँ, अंतर्दृष्टि नाम से किसने लॉन्च करा है इसको, तो अंतर्दृष्टि नाम से लॉन्च करा गया है जो ये पोर्टल RBI ने करा है। ठीक है, RBI ने करा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फ्रेमवर्क। यह फिनटेक को बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के साथ साझेदारी करने की अनुमति देता है। इट अलाउ फिनटेक टू पार्टनर विद बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यानी NBFCs। और इसका उद्देश्य डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है और इसे डेटा टेक, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनियों और फिनटेक के लिए एक सकारात्मक माना जाता है। यानी ये कह रहा है डिजिटल लैंडिंग को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गलत, गलत तो कोई नहीं है, ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, सही बताना है। सिक्किम कह रहा है विश्व का पहला राज्य जो 100% जैविक खेती, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बेस्ड है। फिलिप्स वक्र यानी फिलिप्स कर्व जो है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। और मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अपस्फीति के संबंध में सही विकल्प, यानी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आपका डिसइन्फ्लेशन प्रिपेयर हो जाएगा। यह एक आर्थिक प्रक्रिया जिसमें मुद्रास्फीति की दर घटती है, यानी इट इज एन इकोनॉमिक प्रोसेस वेयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज। रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज यानी महंगाई की दर कम होती है और यह मूल्य मुद्रास्फीति की गति में एक स्थायी मंदी होती है। इट इज़ अ परमानेंट स्लो डाउन ऑफ पेस ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। यह एक आर्थिक परिदृश्य है जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि तुलनात्मक रूप से होती है और यह उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में वृद्धि से उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये जो है ना, ये मूल्य मुद्रास्फीति की गति में एक अस्थायी मंदी होता है, यानी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी मंदी होती है। ये एक जो अस्फीति है एक टेम्परेरी मंदी की तरह होती है। बाकी 1, 3, 4 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा कह रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भों की जो शर्तें हैं उनको मंजूरी दे दी है 16th फाइनेंस कमीशन के लिए। और 16th फाइनेंस कमीशन जो है ये 1 अप्रैल 2028 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को उपलब्ध कराएगा। तो आप यहीं से पकड़ लोगे 1 अप्रैल 2028 को कहाँ से शुरू होगा भाई, अगर 25 को रिपोर्ट दे रहा है 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा और 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी सही है। 16वें वित्त आयोग ने भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान और राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत की सिफारिश की है ना, यानी कह रहा है रिकमेंड करा है ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सम्स टू द पेड टू स्टेट्स। बाकी 3rd भी सही है। 4th कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश की है जो राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। तो ये भी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली अप्रूव $500 मिलियन लोन टू इनहेंस द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ टेरिटरी हेल्थ केयर। तो किसको देने की बात करी गई है, महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका। कह रहा प्रशांत चंद्र महालनोबिस को अक्सर भारतीय बजट के जनक के रूप में जानते हैं, पीसी महालनोबिस को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। और भारत का जो केंद्रीय बजट है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है, भारत गणराज्य वार्षिक बजट है। 2015-16 में रेल बजट को आम बजट में समाहित करके पेश किया गया, यानी मर्ज कर दिया गया रेल बजट और जनरल बजट को। तो कौन सा सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3 सही है, 4 और 5 गलत है। क्यों, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल गलत है, 117 नहीं 112 है। कितना है, 112 है। और जनरल बजट और यूनियन बजट को मर्ज कब करा गया है, तो ये करा गया है 2017-18 में, 17-18 के बजट में। तो देखो कितने शानदार प्रश्न है, आपका रिवीजन कितना बढ़िया हो गया। क्वेश्चन 17 में भी ऐसे ही आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। यदि सरकार की जो कुल प्राप्तियाँ हैं यानी टोटल रिसीट हैं और कुल व्यय है जो एक्सपेंडिचर है उसका संतुलन नकारात्मक हो तो राजकोषीय घाटे को दर्शाता है भाई, यानी फिजिकल डेफिसिट को दर्शाएगा जब पैसा आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है। दूसरा कह रहा प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले के आधार पर पहले के उधार पर ब्याज के भुगतान के बीच अंतर के रूप में, यानी प्राइमरी डेफिसिट की बात कर रहा है। प्राइमरी डेफिसिट होता है एज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अर्लियर बोरोइंग। भारत में शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजट की शुरुआत 1983 में हुई है। ध्यान से पढ़ लिया, अब बताओ सही कौन सा है। सांस ले लो, पानी पी लो, कुछ भी कर लो, ब्रेक ले लो, पर इसका उत्तर आ जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा क्या वैसे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। विश्व बैंक आय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करता है जिसे डॉलर पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए उपभोग की सीमा को आधार बनाया जाता है। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण तथा गरीबी के अनुमान के संदर्भ में सामान्यतः वित्त मंत्रालय का ही माप व दृष्टिकोण को अपनाते हैं। और योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए वर्ष 1989 में प्रोफेसर D.T. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जिसे 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत भी करी है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। क्यों ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि भारत में जो गरीबी रेखा है उसके निर्धारण के लिए और उसके उपभोग की सीमा के आधार पर बनाते हैं ना, उपभोग की सीमा के आधार पे, है ना, अनुमान के आधार पे नहीं, उपभोग कितना है, कंजम्पशन लिमिट कितनी है। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा यहाँ। कह रहे हैं किसी देश के एक साल में दूसरे देशों को कुल लेन देन का परिणाम अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन कहा जाता है, यानी द रिजल्ट ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विद अदर कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर एफडीआई की बात कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका तात्पर्य किसी विदेशी कंपनी या परियोजना में किसी निवेशक कंपनी या किसी अन्य देश की सरकार द्वारा ली गई स्वामित्व हिस्सेदारी से है। तीसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 सही मिलेगा, बाकी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में अपना लगातार 8वां बजट पेश किया। कौन सा 8वां। दूसरा, मोरारजी देसाई के नाम 1959 से 1963 फिर 1967 से 1969 तक 9 बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, तो सही तो यहाँ पे मेरे भाई पहला होगा। सिर्फ याद भी रखना कौन सा बजट पेश कर दिया, लगातार 8वां बजट पेश कर दिया है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि 1959 से 1963 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 6 बजट थे। ठीक। और 1967 से 1969 में 4 बजट थे। 9 नहीं तो 6 और 4 हो गए 10 बजट आपके, है ना। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा टोटल 10 बजट थे मोरारजी देसाई के। अगला नंबर देख लो भाई, नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट है। गलत बताना है ना। नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिव्यू रिपोर्ट के संबंध में कौन सा गलत है, ध्यान से यहाँ पढ़ लीजिए। 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान 11.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है। भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो है 2015-16 में 24.85% से घटकर 19-21 में 14.96 हो गई है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 2015-16 और 19-21 के बीच गरीबी की दर है 32.59% से गिर के 28% हो गई है। और भारत के शहरी क्षेत्रों में 15-16 और 19-21 के बीच जो गरीबी की दर है 8.65 से घटकर 5.27 हो गई है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये ध्यान से एक बार चाहे तो आप फिर से पढ़ लीजिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है इसको भी अब देख लीजिए। क्योंकि 2015-16 से 19-21 में 13.5 करोड़ लोगों को जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर लाया गया है, यानी 13.5 करोड़ ना कि 11.5 करोड़, 13.5 CR लोगों को। ठीक है, अब 22 देखते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, कह रहे हैं नीति आयोग का जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था प्रोग्रेस रिव्यू 2023 यानी प्रगति समीक्षा रिपोर्ट 2023, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो था 2020-21 का उसके आधार पर निकाला गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण भी है और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का पहला संस्करण 2021 में आया था। कह रहे हैं तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा, तो यहाँ पे गलत आपका जो है हो जाना चाहिए ये वाला, क्योंकि 2020-21 वाली रिपोर्ट नहीं 2019 से 21 वाली रिपोर्ट के तहत नीति आयोग के जो ये रिपोर्ट थी वो आई थी। ठीक है, चलो फिर ये केंद्रीय बजट यानी सेंट्रल बजट पे बेस सवाल है, कौन सा गलत है ये आपको बताना होगा। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहली चीज़, देश की जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है यानी जो कंट्री की रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP है, रियल GDP, उसकी वृद्धि दर 6.4% थी। और केंद्रीय बजट 25-26 जो है उसका सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास थीम के साथ प्रस्तुत किया गया है ना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नागरिक को नई कर व्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए तक की कुल आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। तो यहाँ पे गलत की अगर मैं बात करूँ तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नहीं है, सबका विकास, बस एक चीज़ है ना। क्या है, सबका विकास। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सबका विकास ये थी में सिर्फ, बाकी तीनों सही थी। अब आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पे बेस सवाल है के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको बताना है। सबसे पहले कह रहे हैं इस वर्ष का जो आर्थिक सर्वेक्षण है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंता नागेश्वरन
और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी जो वृद्धि दर है 6.3% से 6.8% के बीच है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है, 11 चैप्टर्स में। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 10 महीने के आयात और देश के लगभग 90% बाह्य ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो सी वाला आपका गलत हो जाएगा। क्यों भाई गलत है अगर मैं पूछूँ? क्योंकि ये 11 अध्यायों में नहीं 25 अध्यायों में इसको डिवाइड करा गया है ना। कितने 25 कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, 13 2024-25 का 13 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है। कितने? 13 चैप्टर्स है ना, याद रखिएगा इसको। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 25। इसमें आपको सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले मिशन मौसम को मंजूरी दे दी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट स्कीम को लॉन्च करा है। क्या है स्कीम? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट स्कीम विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स को आप सही कहेंगे? तो यहाँ पे आप दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्ताव की मंजूरी दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। यहाँ पे कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 27 देख लो भैया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण इसने हाल ही में अपने पोर्टल पर लगभग 400 परियोजनाओं को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि डेवलपर्स आवश्यक भूमि रिकॉर्ड नक्शे या दोनों अपलोड करने में विफल हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए केरल सरकार को 10 करोड़ रुपए की सहायता भी दी है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। लगाते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। देखिए यही अंतर है जो सेलेक्ट होता है और जो सेलेक्ट नहीं होता है। लगातार प्रैक्टिस। आप बोर होंगे फिर भी आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से ही आपका जीवन तरेगा। अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन जितना आप कर ले जाएंगे आपकी चीज़ें दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। इसलिए पढ़िए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन भी करिए। टेस्ट की प्रैक्टिस एससीएस से करिए। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना, रिवीजन करना है, वो हम आपको डेली टारगेट में दे रहे हैं अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में। मात्र 499 का वो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 2026 के लिए एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एकदम एक्सक्लूसिव 2025 के अपडेटेड नोट्स आ चुके हैं पीसीएस के लिए, प्री और मेंस के। बढ़िया कलरफुल नोट्स है, आप वो भी लेके पूरी तैयारी कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करने से संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। चलो क्वेश्चन 28 देखो। इसमें आपको बताना है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी है। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है? तो 2869.65 करोड़, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलो अगला देखें। कह रहा आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कौन सा सही है? यहाँ पे आपको सही बताना है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि का अनुमान है। और वहीं वित्त वर्ष 2025 में सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, यानी आपका जीवीए जो है, इसमें 6.4% की वृद्धि का अनुमान है। यहाँ पे इंग्लिश वाली स्टेटमेंट गलत है, इसको गलत कर लीजिए, मतलब हिंदी से एडजस्ट कर लीजिए। इंग्लिश वाली थोड़ा एरर हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही नहीं है, अगर पूछ रहा है सही नहीं है तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। ठीक है, इसमें दिया हुआ 3.8% की बढ़ोतरी हुई है, ना कि 3.9। ठीक है, ये गलत है। अगला देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें आप याद रखिएगा पहला वाला जो है गलत है, दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है आर्थिक समीक्षा जो है यानी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कह रहा है IMF द्वारा 2024 और 25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 3.2% और 3.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और वहीं वित्त वर्ष 24-25 में भारत की जो वास्तविक GDP है 6.4% अनुमानित है।
और वित्त वर्ष 2025 में 7.2% की दर के साथ सेवा क्षेत्र सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, यानी बात कर रहा है सर्विस सेक्टर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन 31, बजट अनुमान 2025-26 के बारे में है, कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें से बताना है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है? उधार के अलावा कुल प्राप्ति यानी टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग 34.96 लाख करोड़ है। कुल व्यय 50.56 लाख करोड़ है टोटल एक्सपेंडिचर। राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट 4.2% ऑफ जीडीपी है। और शुद्ध कर प्राप्ति यानी नेक्स्ट टैक्स रिसिप्ट 28.37 लाख करोड़ है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई मेरे? गलत है आपका फिजिकल डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा सकता है। 4.4% रहने का अनुमान फिजिकल डेफिसिट है ना, 4.4%, कितना 4.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है। चलो, भारतीय रेल मंत्रालय और किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान में भारत 5G टेस्ट बेड स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया? मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव रिसेंटली साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप इंडियन 5G टेस्ट बेड एट द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। पढ़ दिया पूरा, बताइए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास ने कराई, ठीक है। चलो, इसको ध्यान से पढ़ लो, इस स्टेटमेंट को, वीडियो को पॉज करके। 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने हाल ही में वैश्विक स्थायी पूंजी प्रवाह की गतिशीलता बढ़ाने के लिए जलवायु नीति पहल भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब ऐसे ही मैं पूरा इंग्लिश में अगर तीनों स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो शाम हो जाएगी, मतलब 10 घंटे का टेस्ट बनेगा। तो प्लीज़ थोड़ी चीज़ों को आसान करिए, वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को पढ़िए, जो गलत हो वो मैं आपको बताऊं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पॉज करिए, अच्छे से पढ़िए, स्टेटमेंट को एनालाइज करिए। अगर आप हिंदी में तो ये वाला पढ़िए, इंग्लिश में तो ये वाला पढ़िए, अच्छे से एनालाइज करिए, फिर उत्तर को सोचिए, फिर मैं उत्तर आपको बता दूं कि पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये गलत है बस कि ये गैर वैधानिक प्राधिकरण नहीं, ये वैधानिक प्राधिकरण है ना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ना, नॉन स्टैट्यूटरी नहीं, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ये वाला गलत है, पहला तीसरा सही है। ऐसे करके पढ़ेंगे लंबी स्टेटमेंट्स को तो आपको चीज़ें टैकल भी करेंगी तो सही रहेगा, है ना। और मेरा समय भी बचेगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा एक टेस्ट को करने में हम लोग को। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो, 2025-26 का केंद्रीय बजट है, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा बजट के 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है, जो 12 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको। और कैंसर, रेयर डिसीज़ और कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है यानी आयातित दवाइयों पर छूट देते हुए कैंसर और दुर्लभ बीमारी संचारित जो बीमारियां उनको 38 जीवन जो रक्षक दवाएं हैं उनको भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला सही है, क्योंकि 38 नहीं 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है 36, ठीक है, याद रखना 36। तो यहाँ पहला सही। अब क्वेश्चन 35 में सही बताना है सम मूल्य यानी पार वैल्यू। कह रहा है ये वो वैल्यू है जिस पर कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है। कृषि आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, भूमि कर, मनोरंजन कर, आबकारी कर और मूल्यवर्धित कर राज्य सरकार के राजस्व के स्रोत हैं। उत्पादन के 5 कारक है, कह रहा है श्रम शक्ति, भूमि, पूंजी, संगठन तथा उपकरण, यानी 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कह रहा है लेबर, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे यही गलत है क्योंकि 4 होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इक्विपमेंट नहीं होता है ना, लेबर, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। 1 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस शहर को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श मॉडल सौर शहर घोषित किया गया है? यानी मॉडल सोलर सिटी उत्तर प्रदेश में किसको घोषित करा गया उत्तर प्रदेश एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत? तो ये अयोध्या को करा गया, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। क्वेश्चन 37 में कौन सा गलत होगा आपका? उत्तर प्रदेश महिलाओं द्वारा स्टार्टअप शुरू करने में भारत में प्रथम स्थान पर है। यूपी रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन स्टार्टअप स्टार्टेड बाय वुमेन्स। हाल ही में प्रतिष्ठित मीडिया समूह के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सिर्फ पहला गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश महिलाओं का जो स्टार्टअप शुरू करने पहले नहीं दूसरे स्थान पे है। कौन से नंबर पे है? दूसरे पे। पहले पे महाराष्ट्र है ना, पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे यूपी है। 38 जीएसटी पे बेस सवाल है, कौन सा सही होगा इसमें? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की बात करें तो इसके आंकड़ों के अनुसार आटा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, दही और दुनियादारी इन सब में जीएसटी लागू होने के बाद सस्ते हो गए हैं, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की वर्तमान अध्यक्ष हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन 39 देख लो भैया। उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य के 100% घरों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करके देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में SDG नंबर 7 में अचीवर स्टेट जो है वो भी बन गया है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से चाहे पढ़ लें, अगर नहीं समझ में आया तो महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। 40 देखते हैं नीति आयोग का जो SDG इंडेक्स है 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए। 2018 और 23-24 के बीच सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 100 में 67 के समग्र अंकों के साथ फ्रंट रनर श्रेणी में आया है। किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा इंडेक्स में उत्तर प्रदेश 100 में 100 अंक के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश एक श्रेणी में अचीवर, 6 श्रेणियों में फ्रंट और 7 में परफॉर्मर रहा है। यूपी इमर्ज एज एन अचीवर स्टेट इन 1 कैटेगरी, फ्रंट रनर इन 6 कैटेगरीज एंड परफॉर्मर इन 7 कैटेगरीज। तो यहाँ पे कौन सा सही। इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, अगर आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो, केंद्रीय बजट सेंट्रल बजट पे बेस्ड सवाल है 2025-26 के, कौन सा यहाँ पे सही होगा आपको बताना होगा। यहाँ कह रहा 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम लाभार्थी उद्यमियों के लिए अगले 5 सालों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा की गई है। और वहीं विस्तारित कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के लिए कोष की स्थापना भी की जाएगी। बिहार में पश्चिम कोशी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और चुनौती मोड़ के जरिए राज्यों की भागीदारी से देश में 100 शीर्ष पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। टॉप 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कंट्री विल बी डेवलप विद द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स थ्रू चैलेंजिंग मोड। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे 1, 2, 3 सही होंगे। चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित करेंगे, ना कि 100, ठीक है। चलो, इसको ध्यान से पढ़ लो, सही बताना है यहाँ पे कौन सा होगा आपको। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सेबी एक्ट 1992, RBI एक्ट 1934। तो यहाँ पे कौन सा सही है आपका, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं और ये तीनों के ईयर ज़रूर याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलो, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आपको सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 की प्रस्तावना में गैर विनियमन को आर्थिक समीक्षा की थीम के रूप में रेखांकित किया है। और WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में 6ठे स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू WIPO रिपोर्ट, इंडिया रैंक 6th अमंग टॉप 10 पेटेंट फिलिंग ऑफिसर्स ग्लोबली। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 44 देख लो। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। मतलब कौन सा सही नहीं है या कौन सा गलत है, ये कह सकते हो। बेरोजगारी दर 2017-18 के अनुसार 6% की तुलना में घटकर 23-24 में 3.2% रह जाने के साथ भारतीय श्रम बाजार के संकेतों में सुधार हुआ है। यानी जो इंडियन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। और 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में 26% जनसंख्या होने के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा युवा राष्ट्रों में से एक के तौर पर विशेष जनसांख्यिकी अवसर के मुहाने पर है। यानी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें आते हैं। महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने आसान ऋण विपणन समर्थन, कौशल विकास और महिला स्टार्टअप्स को समर्थन आदि से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत की है। यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं बहुत सारे इनिशिएटिव, ईजी लोन्स, मार्केटिंग सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट टू वुमेन स्टार्टअप्स। कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 के बेस्ड कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें से आपको बताना है। कह रहा है टू इन्हांस फिजिकल गवर्नेंस द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग, यानी नीति आयोग ने लॉन्च करा पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, पहली चीज़। और इस इंडेक्स में असेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है 28 मेजर इंडियन स्टेट्स को, ठीक है। और यहाँ पे 67.8 संचयी अंक के साथ उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। और कर्नाटक को व्यय गुणवत्ता और ऋण प्रबंधन में कमजोर प्रदर्शन के कारण गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे गलत है बी, क्योंकि यह 18 स्टेट्स हैं, है ना कि 28 मेजर इंडियन स्टेट्स को प्रोवाइड करा है। 18 प्रमुख भारतीय राज्यों को
राजकोषीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करना है इसका मतलब उद्देश्य। तो यहाँ 18 होना चाहिए, 28 नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। फिर से इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है, कौन सा सही नहीं है इसमें से बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले कह रहा है कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के जीवीय विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी 11%। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है और कपास, सिल्क तथा मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग लगभग 15% की CAGR के साथ तेजी से विकसित हो रहा है और सरकार का सामाजिक सेवा व्यय जो है वित्त वर्ष 21 से 25 में 15% चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि से बढ़ा है। तो बताओ इसमें से कौन सा गलत है। तो बहुत ही आसान है, आपने अगर एग्रीकल्चर डाटा हमारा पढ़ा होगा तो बता भी दोगे कि इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है जूट का, ठीक है, पर रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन कॉटन, ये गलत है। रैंक सेकंड है। हम ग्लोबली अगर देखें कॉटन में हम कौन से रैंक पे, सेकंड पे आते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है IT क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज फॉर्म्ड इन एग्जामिनिंग द टैक्सेशन पॉलिसीज इन IT सेक्टर। तो इसके लिए कौन सी वो बनाई गई है कमेटी, तो ये बनाई गई है N रंगाचारी समिति। कौन सी? N रंगाचारी समिति, ठीक है। क्वेश्चन 48 को ध्यान से पढ़िए, कह रहा कौन सा सही नहीं है। एनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के सर्वोच्च जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है और इंडिया फॉरेस्ट सर्वे जो है 2023 इसके हिसाब से मैनग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात में है। भारत स्मार्टफोन बाजार में तीसरे सबसे बड़े निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और विश्व बैंक ने बिहार की राजधानी पटना के विकास के लिए 800 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। कितने? 800 मिलियन ऋण की। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत है आपका D वाला, क्योंकि विश्व बैंक ने अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी उसके डेवलपमेंट के लिए ऋण दिया है, ना कि बिहार के लिए, ठीक है, अमरावती के लिए दिया है जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन 49 पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट यानी गलत बताना है। सबसे पहले कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की मदद के लिए अपनी जो औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति है यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 की, उसका अनावरण किया है और उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। कब तक? 5 वर्ष तक। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, यहाँ पे भी आपको गलत पहचानना है कौन सा गलत है। कह रहा विगत 10 वर्षों में पूरे भारत में अब तक 53 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए गए हैं, जिसमें यूपी जो है वो शीर्ष पे है इतने खातों के साथ 9 करोड़ 46 लाख। और वहीं भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में 9 करोड़ 50 लाख की लागत से यूपी का पहला संविधान पार्क भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखें कोई गलत नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको गलत बताना है, यूपी के बजट पे बेस्ड सवाल है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? कह रहा है नंद बाबा जो दुग्ध मिशन है, नंद बाबा मिल्क मिशन, इसके तहत 203 करोड़ का प्रावधान है। गोवंश आशय स्थल हेतु 200 करोड़ का प्रावधान है। 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं प्रदेश में और प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना है, उत्सव भवन। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन जो B है ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों ऑप्शन B गलत है? क्योंकि गोवंश आश्रय के लिए 2000 करोड़ रुपए दिया है, ना कि 200। कितने? 2000 करोड़ रुपए, ठीक है। चलो 52 केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है, कौन सा कह रहा सही नहीं है ये बताना है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है। समुद्रयान परियोजना के लिए बजट में 600 करोड़ का प्रावधान है और ज्ञान भारतम मिशन के लिए 60 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, ऑप्शन D सही हो जाएगा और तीनों ये स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन 53 पे आ जाते हैं। केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको सही नहीं है बताना है, इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट प्रस्तुत किया है। मोरारजी देसाई ने पहला बजट 28 फरवरी 1959 को पेश किया था। केंद्रीय बजट 25-26 में विकास के 4 इंजनों को रेखांकित करता है, यानी आउटलाइन करता है 4 इंजन ऑफ ग्रोथ। और MSME को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा गलत है। अब तुरंत कहोगे सर मेरा पढ़ा हुआ है 5 से 15 नहीं 5 से 10 करोड़ करा गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दोस्तों अगर ये वाले जितने सवाल हैं अच्छे से चाट लिया इसको, ऐसे ब्रेड में जैम की तरह लगा के खा लो इसको,
यूपी बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारे महत्वपूर्ण सवाल इसमें कवर करे गए हैं। आलस मत करना, नहीं आते हैं लर्न कर लेना, बहुत काम आएंगे। चलो 54 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू 5th 5 ईयर प्लान? तो गरीबी हटाओ का नारा, 20 सूत्री कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन आपका? नन ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही आ जाएंगे उसके अंतर्गत, है ना। मतलब गरीबी हटाओ का नारा ये भी था, 20 सूत्री कार्यक्रम था, और पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? 1974 से 1979। ठीक है, याद रखना दोस्तों। 5 ईयर प्लान तो एकदम रट लो यार। अब देखो हर छोटे से छोटे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम, सब में ही पूछा जाता है ये, और आप इतनी बार इसको पढ़ चुके हो। SCS के नोट्स ले लो, है ना। SCS के जो पूरे अपडेटेड नोट्स आ गए, ये नंबर पे कांटेक्ट करके ले लो। प्री प्लस मेंस की कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा बढ़िया कलरफुल नोट है। उसको डेली टारगेट वाइज अपना बना के पढ़िए, हर सब्जेक्ट कवर करिए, टेस्ट को इससे प्रैक्टिस करिए। आपका UP PCS का एग्जाम, SDM DSP जो भी आप बनना चाहते हो आराम से कर सकते हो। 1 साल खुद को दो, उसको पढ़ो। ये वाला प्रीलिम्स निकालना चाहते हो, बचे हुए समय में SCS का मटेरियल पढ़ लो, आराम से आप कट ऑफ क्रैक कर लोगे। सारे सवाल देखिए उसी से फंसेंगे। निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रम में लगाना है, यानी क्रोनोलॉजी में लगाना है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इंदिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना। तो लगाओ इसको क्रोनोलॉजी में भाई। राष्ट्रीय ग्रामीण यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें 2005 में आया है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात करें, बहुत पुरानी है, 1993 की है ये। इंदिरा आवास योजना की बात करें, ये भी काफ़ी पुरानी है, 1985 की है। जवाहर रोजगार योजना ये भी पुरानी है, 1989 की है। तो यहाँ पे 55 का मिला लो भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 56 देख लो। फिर से केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट पे सवाल है, गलत बताना है कौन सा है। 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के R&D के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किए जाएंगे, यानी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए R&D करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 20,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करेंगे। किराए की आय पर TDS सीमा जो है रुपये 2,40,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए वार्षिक कर दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला गलत हो जाएगा। 2,40,000 से बढ़ा के 6 लाख कर दी गई है। ठीक है, 6 लाख। चलो क्वेश्चन 57 देख लो। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का 4.8% है। बजट अनुमान 25-26 में जो है वस्तु और सेवा कर का 10.93% बढ़ने की उम्मीद है। और सरकार तूर, उड़द, मसूर इन सब में ध्यान देने के लिए 5 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी, लॉन्च करेगी। 5 ईयर सेल्फ रिलायंस मिशन इन पल्सेस। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो यही वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये 5 वर्षीय नहीं 6 वर्षीय प्रोग्राम चालू करने जा रही है सेल्फ रिलायंस के लिए। ठीक है, चलो UP बजट का सवाल है, गलत पहचान लो भाई। यहाँ पे उत्तर प्रदेश बजट के लिए कौन सा गलत है? यहाँ पे निराश्रित महिला पेंशन के लिए 2,980 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपए और 480 करोड़ रुपए एलोकेट होंगे स्मार्ट एजुकेशन इन सेलेक्टेड स्कूल अंडर PM श्री योजना के तहत। और 12,283 जो मीट्रिक टन चीनी आवंटन है वो होगी अंत्योदय लाभार्थियों को। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर C में आप गलती पाएंगे, क्योंकि 580 करोड़ रुपए PM श्री योजना में खर्च करने की बात करी गई है, ना कि 480। कितने? 580 करोड़। चलो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही है, यानी करेक्ट बताना है आपको। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना 3 विधियों, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला प्रयास जो है 1866-67 के दौरान दादाभाई नौरोजी ने किया था। तो यहाँ पे सही पहले तो देख लो कौन है भाई। तो यहाँ पे आप देखोगे सही तो हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन है। तीसरा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास 1867-68 में करा था, 1867 से 68 में दादाभाई नौरोजी ने, है ना कि 66-67 में। 67-68 होना चाहिए, बाकी ठीक है। चलो इकोनॉमिक सर्वे पे भी सवाल है, ये वाला आपको बताना है कौन सा गलत है यानी सही नहीं है। भारत के पेंशन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर 2024 तक पेंशन ग्राहकों की कुल संख्या में 16% की वृद्धि देखी गई है। और भारत का बाह्य ऋण पिछले कुछ वर्षों से स्थिर रहा है। सितंबर 2024 के अंत में बाह्य ऋण और GDP का जो अनुपात है 19.4% रहा है। जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक 12 करोड़ परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे आप बताइए कोई भी भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि तीनों ही कथन सही हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है आपको, यहाँ कौन सा गलत होगा। जिसमें सरकार की आय और कर राजस्व सरकार के खर्च से अधिक हो उसे बजटी घाटा कहते हैं, है ना। यानी सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट इनकम एंड टैक्स रेवेन्यू एक्सीड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट। किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और किसी देश के वर्ष भर की अवधि में शेष विश्व से चालू और पूंजीगत खातों पर हुए समस्त लेन देन का सांख्यिकी सार भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। 62 में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति एक समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर यानी डेथ रेट कहते हैं। और प्रतिवर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाले जन्मों की संख्या को जन्म दर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 63 देख लो भाई, यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। जीएसटी यानी वस्तु और कर सेवा वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क है, वैट है, सेवा कर, इन सब का स्थान ले लिया। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित हुआ है और 15 अगस्त 2017 को संसद में लागू किया गया है। और वहीं जीएसटी के अंतर्गत कई प्रकार की दरें हैं, अब तो ये देखो ख़त्म ही हो गई हैं, नए जीएसटी रेट आ चुके हैं, है ना, नए जीएसटी रेट आ चुके हैं। तो ये वाला भी अब प्रेजेंट टाइम में अब काट देना, नए रेट जो आ गए उनको अपडेट कर लेना। 5% और 18% और 40% नया वाला आ गया है जो बहुत ही ज़्यादा महंगी गुड्स पे लगेगा। और यहाँ पे सी वाला भी गलत है क्योंकि ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ठीक है, चलो 64 में आपको गलत की पहचान करनी है, ध्यान से पढ़िए इसको भाई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को बी शिवरान समिति की सिफारिशों पर हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख एजेंसियां भी हैं। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो बताओ भाई यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना जो है ना 5वीं पंचवर्षीय योजना नहीं 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था 1980 से 85 में। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के संबंध में गलत बताना है यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन सा गलत होगा इसमें से। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती पर हुई। इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। इसकी स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ और केंद्र सरकार की कृषि संस्थाएं नाफेड की मुख्य सदस्य होती हैं। तो बताओ भाई कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका गलत होगा, एक सेकेंड, डी वाला गलत हो जाएगा ना, केंद्र सरकार की कृषि संस्थाएं नाफेड की मुख्य सदस्य होती हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ। यहाँ पे देख लो कौन सा भैया सही पूछ रहा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के बारे में, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज सेटअप एज अ सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लघु व्यवसाय वित्त पोषण का कार्य संभालने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। 2 अप्रैल 1989 को हुई थी। यह भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रचार वित्त पोषण इन सब के लिए कार्य करता है। सिडबी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहला तीसरा तो सही है, दूसरा गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 जो है उसको भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत करी गई थी। कब, सिडबी 2 अप्रैल 1990 को बना था। चलो इसमें भी आपको गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2008 में लॉन्च हुआ है, कह रहा है। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी नरेगा बन गया मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को। वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी यानी मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है और इस अधिनियम को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था मनरेगा को। गलत कौन सा है ये बताओ। देखो गलत हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम पहली बार 1991 में आया था, है ना। कब आया था, 1991 में।
पर उसके बाद अगर हम बात करें संसद में कब अधिनियम आया इसका, तो संसद में अधिनियम आया था इसका 2005 में, ना कि 2008 में। 2005 में ये अधिनियम आया था। और पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पहला गलत है। चलो 68 देखते हैं। 68 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। 5 ईयर प्लान है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 5वीं, 6ठी और 7वीं, है ना। हरित क्रांति, 20 सूत्री कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मिला लो भाई। देखो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए था, ये ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 20 पॉइंट प्रोग्राम, तो चौथे 5 ईयर प्लान का समय याद रख लो 1969 से 74, इसमें हरित क्रांति हुई थी ना, ठीक है। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब आया था भाई, 1974 से 89, है ना, 1974 से 1979। और ये जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ही आए थे ना, तो इसलिए सिर्फ पहला दूसरा सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 69 में आपको गलत की पहचान करनी है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कौन सा गलत होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 जनवरी 1995 को भारत और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। भारत मतलब WTO का सदस्य बना। 8 जुलाई 1948 को भारत टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते का सदस्य बना। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते पर अक्टूबर 1947 में 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और ये 1 जनवरी 1948 को कानून बन गया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में सही बताना है आपको। भारत में तेज और बेहतर आर्थिक विकास के लिए 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं। भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मार्केट सोशलिज्म जो शब्द है ये ऑस्कर रिचर्ड लैंग द्वारा गढ़ा गया है। किसके द्वारा करा गया है, ऑस्कर रिचर्ड लैंग द्वारा, मार्केट सोशलिज्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन 71 में आ जाओ, सही बताओ यहाँ पे भी कौन सा सही होगा भाई। योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव MV माथुर ने दिया, क्योंकि मर्ज कर दो प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन को। MV माथुर 1960 में गठित प्रथम वित्त आयोग के सदस्यों में से एक भी थे और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, तो मेरे दोस्त पहला तीसरा सही होगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि MV माथुर जो है वो तीसरे वित्त आयोग जो बना था, थर्ड फाइनेंस कमीशन, उसके सदस्य थे, या आप कह सकते हो उत्तराधिकार के रूप में, ठीक है, तो सदस्य कह सकते हो। तो इसलिए पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। यहाँ पे थर्ड फाइनेंस कमीशन होना चाहिए था। कौन 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता, है ना, कौन नहीं है भाई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म ऑन 6 अगस्त 1952। PM, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, नीति आयोग के सदस्य। तो खुद ही कह सकते हो भाई ये कहाँ है, ये तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, ये तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि NDC का तो देखो PM जो है वो तो चेयरमैन ही हो गया, है ना, PM चेयरमैन होता, बाकी ये सब भी होते, उसमें मेंबर ऑफ नीति आयोग का कोई काम नहीं था। चलो 73 देख लो। 73 में आपको बताना है सही कौन सा है। पहला जो 5 ईयर प्लान है इसके दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे पहला दूसरा सही है, क्योंकि 14 प्रमुख बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है ये चौथे 5 ईयर प्लान में हुआ था 1969 से 74 में, ठीक है। क्वेश्चन 74 देख लो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है जो अंत्योदय अन्न योजना है इसके संबंध में सही विकल्प बताना है कौन सा है आपका, ठीक है। ये लाखों सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाले भोजन उपलब्ध करा रही है। सरकार ने 25 दिसंबर 1999 को लॉन्च किया था इसे, और इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया और इसे 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 को। कब हुई थी, 25 दिसंबर सन 2000 को। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में सबका प्रयास शब्द कब जोड़ दिया, कब जोड़ दिया भैया, तो ये जोड़ दिया भैया 15 अगस्त 2022 को। जोड़ने से अगर हो तो मैं तो अपने आम के आगे IAS लगा दूँ, पर जोड़ने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती, काम करना पड़ता है, लफ्फाजी से काम नहीं चलता है। चलिए खैर, अब ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। 15 अगस्त 2022 इसका आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्र एक कर का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से भारत के किस तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था, 1 नेशन 1 टैक्स। तो
प्रोपाउंडेड बाय द हु ऑफ वन ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सही क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट तो नहीं थे कह सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कह सकते हो। एक राष्ट्र एक कर का विचार सबसे पहले दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, है ना, 2000 में अपने कार्यकाल के दौरान। विश्व बैंक के संबंध में गलत बता दो, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के जो कंटेक्स्ट है उसमें गलत कौन सा है। इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद के लिए हुई थी 1944 में। जब इसने पहली बार 1946 में परिचालन शुरू किया तब इसमें 38 सदस्य थे। यह देशों को विकसित और विकासशील में वर्गीकृत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है और इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ये गलत है भाई, मुख्यालय तो आपको सभी को पता होगा, इसका वर्ल्ड जो बैंक है वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये गलत हो जाएगा। 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 3 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश में से नहीं था, है ना, टॉप 3 रेमिटेंसेज में नहीं है, इंडिया, चाइना, इजिप्ट में। तो आपको पता है भाई, इससे पहले वाले में भी हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त करता है वो तो भारत करता है। दूसरे नंबर पे आपका चीन आ जाएगा, तीसरे पे मैक्सिको आ जाता है ना, तीसरे पे मैक्सिको आ जाता है आपका। तो ये है उसका, शायद मैक्सिको 2 पे या 3 पे, फिलहाल इजिप्ट नहीं है इसमें, है ना, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, चाइना मैक्सिको मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, शायद मैक्सिको 2 पे, चाइना, मैं करेक्ट करके आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। चलो, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के संबंध में गलत बताना है आपको। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके संबंध में कौन सा गलत हो जाएगा। यह एक गैर लाभकारी व्यापार संगठन और लॉबिंग संगठन है, नॉन प्रॉफिट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय व्यवसाय श्री जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने 1967 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। इसे महात्मा गांधी की सिफारिश पर लॉन्च किया गया था और यह किसी दिए गए उद्यम में फर्म विकास, विज्ञापन और नेटवर्किंग पर केंद्रित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत तो करी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने, पर 1927 में करी थी, ना कि 1967 में, 1927 में करी थी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। गलत बताना है इसमें भी आपको, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत होगा। लक्ष्मी देश का पहला बैंकिंग रोबोट है जिसे ICICI बैंक द्वारा तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया था। 100 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत की बात करें अगर, तो पहला गलत हो जाएगा। क्यों पहला गलत है, क्योंकि इस लक्ष्मी जो बैंक रोबोट था इसे ICICI बैंक नहीं, सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है ना, सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, चलो क्वेश्चन 81 को ध्यान से पढ़ लो और समझो कौन सा गलत है इसमें से। विनिमय दर में गिरावट के कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के संदर्भ में आंतरिक मुद्रा के मूल्य में कमी को अवमूल्यन कहते हैं, यानी डिवैल्यूएशन की बात कर रहा है। क्या है डिवैल्यूएशन भाई, कंट्री की अगर करेंसी डिवैल्यूएट हो, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इंटरनल करेंसी। फिर कह रहा है GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम GDP एंड सब्सिडीज। GVA निकालना है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो GDP और सब्सिडीज। और ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य देश के सामान्य आर्थिक कानून पूरी तरह लागू नहीं होते उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, सच जोग्राफिकल एरिया इन विच द जनरल इकोनॉमिक लॉज ऑफ द कंट्री आर नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड विद द एम ऑफ प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ भी गलत कौन सा है ये बताइए। तो कोई गलत नहीं, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो 82 है, 82 में आपको सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही है। कह रहा है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ऐसा शेयर बाजार जहां सरकारों और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियां बेची जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। देश की कुल जनसंख्या में श्रमिकों की कुल संख्या के अनुपात को श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहते हैं, यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहा जाता है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर टू द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सही कौन सा है, पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ बेचे जाने की बात कर रहा है। ऐसे शेयर बाजार जहाँ सरकार और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूति खरीदी बेची जाती है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। खरीदी और बेची दोनों ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ बेचना। तो यहाँ पे आपका पहला तीसरा से। अब इसमें देखिए इनकरेक्ट बताना है। भारत में कह रहा है जो गरीबी का आकलन है, पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है वो कौन करता है, नीति आयोग थ्रू अ कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन डाटा ऑब्टेन बाय नेशनल सैंपल सर्वे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मतलब 3 लोगों का काम है, नीति आयोग, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पॉवर्टी लाइन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 पर कैलोरी है,
तो यहाँ पे गलत कौन सा है, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा गलत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी कंजम्पशन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में है आपके 2100 कैलोरी, है ना, कैलोरी कंजम्पशन पे बेस्ड, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलो 84 देखते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। अब इसमें भी आपको गलत की अगर पहचान करनी है तो कह रहा प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है सम टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली अ ईयर विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अकाउंटेड विद अ डुप्लीकेशन। यानी GSDP की बात कर रहा है, इसकी स्टेटमेंट की मतलब डेफिनेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पहला वाला गलत दिखेगा, क्योंकि आपको पता होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि प्रति लाख जीवित बच्चों के जन्म पर माताएं कितनी मतलब मृत्यु को प्राप्त कर रही हैं, यानी पर लाख होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, 85 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी गलत की बात कर रहा है बेसिकली। भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, कह रहा है फार्मास्यूटिकल। भारत में चिकित्सा उपकरण का उद्योग लगभग 15% की CAGR के साथ तेजी से विकसित हो रहा है और खनन क्षेत्र कुल औद्योगिक उत्पादन का 8% का योगदान करता है, माइनिंग सेक्टर। और वहीं 31 अक्टूबर तक PM किसान के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ भी मिला है, जबकि 23 करोड़ 61 लाख किसान PM किसान मानधन के तहत नामांकित भी। तो यहाँ पे पहला गलत है, सिर्फ भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग में दूसरे नहीं तीसरे स्थान पे है। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। चलो 86 में कह रहा है जून 2024 में केंद्र में नवगठित सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त किस्त के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। तो इनमें से सबसे अधिक धनराशि किसको प्राप्त हुई है, तो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है इसमें से सबसे ज़्यादा धनराशि। फिर राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना की बात करें, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना। तो राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 7 में जो पंचवर्षीय योजना चली थी तब। ठीक है, क्योंकि ये 2005 में आई थी राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना। फिर कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा मूल्यांकन और प्रकाशित होती है, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एंड रिलीज्ड बाय, तो ये होती है NSO के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जो है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, व्हाट इज इंडिया रैंकिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 129, कितनी रही है 129 रही है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू 6th एडिशन ऑफ लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2024 रिपोर्ट उत्तर प्रदेश कम्स अंडर, उत्तर प्रदेश जो 6वां संस्करण के अनुसार लॉजिस्टिक ईज जो अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट है इसमें कौन सी कैटेगरी में आया है, तो इसके अंतर्गत आया उपलब्धि वर्ग में, किसमें अचीवर कैटेगरी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, ध्यान से इसको भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है क्योंकि ये भी कह रहा है स्वच्छ भारत जो अभियान है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके तहत 1 करोड़ 2 लाख गाँवों को ODF प्लस घोषित किया गया है और नई कर प्रणाली के तहत 12 लाख रुपए तक की कुल आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। और वहीं लक्षद्वीप ने अपने सभी गाँवों को ODF प्लस मॉडल घोषित कर दिया है। इस प्रकार का ये पहला स्वच्छ जल जो समृद्ध राज्य बन गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सही की बात नहीं, सही नहीं गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लक्षद्वीप नहीं, ये अंडमान निकोबार बना है ना, अंडमान निकोबार। बाकी पहला दूसरा ठीक है। चलो भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है द पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है भाई, बहुत ही रद्दी है, बहुत ही रद्दी, यानी पर कैपिटा इनकम आप ये समझ लीजिए 1.97 लाख है ना। इतनी ज़्यादा जनसंख्या, हमारी GDP बढ़े होने से क्या फ़ायदा, पर कैपिटा इनकम तो हम बहुत पीछे हैं इसमें। अर्थशास्त्री प्रोफेसर राधाकृष्णन ने देश में यानी इसका आंसर लिख लेना, डी होगा है ना। अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णन ने देश में धीमी विकास दर को बताने के लिए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर बताया है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किस पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान को बता दिया है, तो ये बता दिया आपके 7वें पंचवर्षीय प्लान को, किसको 7 5 ईयर प्लान को। चलो इसको ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन 94 उपीडा की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है ना, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड को प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है। कौन सा एक एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं है, तो प्रयागराज आगरा बुंदेलखंड गोरखपुर। कौन इसमें शामिल नहीं है, तो प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे इसमें नहीं आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 1989 में गठित एक समिति कृषि और ग्रामीण साख से संबंधित थी। अ कमेटी फॉर्म्ड इन 1989 वॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। इसको क्या बोला गया इस कमेटी को,
तो इसको खुसरो समिति कहते हैं, खुसरो कमेटी, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है अब। तो इसके संबंध में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, 97 पे सही बताना है यहाँ पे। तो 1949 में पीसी महानलोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में हुई। 29 जुलाई को पीसी महानलोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पहलुओं की जो गणना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सी वाला सही है, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1949 में पीसी महानलोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति तो गठित हुई है, ठीक है, पर जो इसका स्थापना वर्ष है ना वो 1951 होना चाहिए, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ 1951 हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 29 जून को होता है पीसी महानलोबिस का जन्मदिवस, जिस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, 29 जून। चलो यूपी बजट पे बेस सवाल है, सही बताना है आपको कौन सा है। तो एक बार ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सीतापुर जिले में नैमिषारण में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। चित्रकूट में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 50 करोड़ का बजट किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है। कौन सा सही है मेरे भाई यहाँ पे? तो सर आप कहोगे सर 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है। क्यों पहला गलत है? क्योंकि नैमिषारण के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था करी गई है, ना कि 150 करोड़ की, ठीक है। चलो 1921 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 मुख्य उद्देश्यों गरीबी का उन्मूलन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यानी पॉवर्टी इरेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस, हज़ारों बार ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये कौन से 5 ईयर प्लान में था? ये था आपके 5th 5 ईयर प्लान में, है ना, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, 5th 5 ईयर प्लान। कमेंट में प्लीज़ एक बार बताओ इसका ईयर अब बता दो, तुरंत वीडियो को पॉज करो और ईयर बताओ 5th 5 ईयर प्लान का। चलो अंतिम सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं चौथे पंचवर्षीय योजना के तहत 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से राजस्थान में भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ, ठीक है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई और 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाली किस्मों के विकास में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष हैं वो गुलजारी लाल नंदा हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? भाई? तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, इसकी स्थापना जो है 2nd 5 ईयर प्लान में नहीं हुई थी, 1st 5 ईयर प्लान में हुई थी 1951 से जो 56 तक चला था, 1951 से 1956 तक, ठीक है। तो ये शानदार 100 क्वेश्चन थे, इनको 2 से 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके रटिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ कवर है इसमें, है ना, मोस्टली सारे बजट को कवर करा गया है, तो इसको रट लेना एकदम, ठीक है। बाकी ऐसे ही टेस्ट और लेने के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो। 55 टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस की मिलेंगी शानदार, अगर लगा लिया तो कट ऑफ को कोई रोक नहीं सकता। पूरे सिलेबस का रिवीजन आप टेस्ट और क्विज से ही कर सकते हो। तो ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करके दोनों ही मिल जाएंगे आपको, क्विज और टेस्ट।